के लिए थम्स अप करके बता सकते हैं। गुड। कोशिश करें जो जो कैमरे ऑन कर सकते हैं वो कैमरा ऑन करें। जिनके साथ कोई प्रॉब्लम है या घर के बाहर है वो रहने दें, बाकी लोग कोशिश करें सभी कैमरे ऑन कर लें। जब आप लोग के बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए चेहरे दिखते हैं ना तो मुझे भी फिर पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। दीदी आप जब पढ़ाती हो ना तो ऐसा लगता ही नहीं है कि क्लास बंद करके जाना है। नहीं, एक्चुअली क्या फेस दिखता है तो थोड़ा सा मुझे भी समझ आता है कि हाँ ये चीज समझ आ रही है, अभी ये नहीं आ रही है, तो इसलिए अच्छा लगता है। अदरवाइज ऐसा ब्लैंक पढ़ाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। हाँ एक्चुअली। चलिए तो अभी हम सात्विक फूड का जो रचना दीदी, जी मैंने आज आपका वीडियो सुना। उस दिन मेरी मिसिंग हो गई थी, उपदेश की एग्जाम था। जी तो जैसे खिचड़ी में दाल और चावल का रेशो बराबर बराबर रखना है कि चावल कम दाल ज्यादा? मोस्टली 2 और 1 का रखा जाता है। जैसे अगर आपने 2 कटोरी या 2 मुट्ठी चावल लिए तो 1 मुट्ठी दाल, मोस्टली ऐसा रखा जाता है। कंपलसरी नहीं है ऐसा कुछ भी, बट इस तरह से रखा जाता है मोस्टली। तो आज हम अब जो हमने योग में फूड को किस तरह से लिया है ये हम पढ़ रहे थे। तो अब आज हम इसको थोड़ा और आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पर योग के जो है वो सभी लोग चूंकि योग से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा योग के बारे में भी बता दें। क्योंकि आप लोग ने देखा है कि जब आप मान लीजिए इन जनरल अकॉर्डिंग टू साइंस फूड को पढ़ रहे हैं तो बार बार आपको एनाटॉमी के शब्द यूज होते हैं कि स्टमक पे क्या इफेक्ट हुआ, बॉडी पे क्या इफेक्ट हुआ, कौन से जूसेस बने। तो चूंकि हम यहाँ पर योग के अकॉर्डिंग फूड को पढ़ रहे हैं तो हमको ये समझना भी बहुत जरूरी है कि योग के अकॉर्डिंग बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है। तो ये हालांकि आपके कोर्स में नहीं है लेकिन इसको हम एक सुपरफिशियली देखेंगे, जिससे बार बार जब हम भोजन के बारे में आगे पढ़ना शुरू करेंगे और वो टर्म यूज होंगे कि चक्र पर या कोश पर क्या इफेक्ट होता है, तो जो योग वाले हैं उन्हें तो ये टर्म समझ आएंगे, बाकी को नहीं आएंगे। इसलिए हम थोड़ा सा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ले रहे हैं बॉडी की अकॉर्डिंग टू योग। ठीक है। दीदी माइक जिनके दीदी वो उस दिन की जो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने भेजी थी ना, मेरे पास कोई भी नहीं है। वो पता नहीं कैसे कहाँ चली गई, कैसे डिलीट हो गई। ठीक है, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा तो टीम फिर एक बार आपसे कंसल्ट कर लेगी, है ना। ठीक है। चलिए अभी माइक सभी क्लासरूम में अपने अपलोड हो गई होगी ना दीदी? हाँ रचना जी, क्लासरूम में अपलोड हुई होगी ना परसों की रिकॉर्डिंग? क्लासरूम में, हाँ क्लासरूम में ही अपलोड होगी सारी आपकी रिकॉर्डिंग्स ना। प्लीज रूबी जैन जी, माइक का प्लीज ध्यान रखें कि वो म्यूटेड रहें, बिकॉज इससे डिस्टरबेंस होता है। यदि आपके कोई क्वेश्चन हो ड्यूरिंग लेक्चर तो उसको आप अपने नोटबुक पर नोट कर लें, और जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम दिया जाएगा, तो उस समय आप उनको पूछ लें। क्योंकि यदि बीच में आप ब्रेक करते हैं तो वो एक लेक्चर डिसकंटिन्यू होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज इसे आप समझें और क्वेश्चन अपने पास आप नोट करते जाएं। आप सबके क्वेश्चन को आंसर करने के बाद ही मैं मीटिंग छोड़ूंगी। ठीक है। तो मुझे 1 सेकेंड दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ।
आई थिंक स्क्रीन सभी को प्रेजेंट होने लगी होगी। जी दीदी। यस मैम। थैंक यू। इसको मैं बड़ा कर देती हूँ तो आप लोग को इजी रहेगा। सभी के में अब प्रॉपर स्क्रीन है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि यौगिक आहार के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, जिसमें था कि भोजन की शुद्धता, उसमें संतुलन बना रहे, वो अहिंसक रहे और सचेतन भोजन। तो इस पर हमने सारा डिटेल में देखा था, इन सिद्धांतों को डिटेल में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम साइंस के अकॉर्डिंग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट डीएनए है, डीएनए, आरएनए, साइटोप्लाज्म, ये सब मिलके एक सेल बनाते हैं। सेम टाइप और सेम फंक्शन की बहुत सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं। एक बंडल ऑफ सेल्स होता है जिसको हम टिश्यू कहते हैं, और सेम टाइप सेम फंक्शन के टिश्यूज मिलके कोई ऑर्गन बनाते हैं। और ये जो ऑर्गन होते हैं ये रिलेटेड फंक्शन वाले ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम मिलकर ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। माइक किसी का और अनम्यूट है, प्लीज चेक कर लें किसका अनम्यूट है, इसे म्यूट कर लें। तो इस तरह से हम देखें कि ये डीएनए, आरएनए, साइटोप्लाज्म, इससे मिलके सेल बनती है। सेम फंक्शन और सेम स्ट्रक्चर के बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स एक साथ जुड़ते हैं तो ये टिश्यू बनता है। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ये सिस्टम्स बनते हैं, और सिस्टम से पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। ये साइंस के अकॉर्डिंग एनाटॉमी है। अब हम आते हैं योग के अकॉर्डिंग। तो योग दर्शन में दो तत्वों को मुख्य माना गया है, पुरुष और प्रकृति, और जिसके कारण सारा जो विकास होता है सृष्टि का उसकी व्याख्या की गई है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो योग दर्शन में ये माना है कि 26 तत्वों को लेकर पूरा विकास सृष्टि का होता है, और जो ह्यूमन बॉडी बनती है उसमें कौन कौन से तत्व रहते हैं। पुरुष प्रकृति के संयोग से महत, अहंकार, ये दो चीजें उत्पन्न होती हैं। अहंकार फिर से 3 भाग में डिवाइड होता है, सत, रज और तम। तो जो सत्व अहंकार होता है उससे बनता है क्या क्या, मन, 5 इंद्रियां, मतलब आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, जिनको हम ज्ञानेंद्रियां या सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। 5 कर्मेंद्रियां बनती हैं, वो कौन कौन सी होती है, हैंड, फीट, स्पीच, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ जनरेशन। तो इस तरह से ये 11 एलिमेंट्स ये हो गए। 2 एलिमेंट्स ऊपर प्रकृति और पुरुष थे, महत, अहंकार। तो इस तरह पर यहाँ तक आप देखें तो 15 एलिमेंट्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो तमस अहंकार होता है उससे बनते हैं तन्मात्राएं और पंच तत्व या पंच महाभूत जिन्हें हम कहते हैं। तो जो पंच तत्व होते हैं उन्हीं का सूक्ष्म रूप तन्मात्राएं होती हैं। तो पंच तत्व क्या होते हैं, आकाश, आकाश की तन्मात्रा क्या हो जाएगी, शब्द, वायु की स्पर्श, अग्नि की रूप हो जाएगी, और फिर जल की रस हो जाएगी, और अर्थ मतलब पृथ्वी की गंध हो जाएगी। तो इस तरह ये पूरे अभी 25 पदार्थ हुए और एक 26वां ईश्वर। तो इस तरह ये पूरे 26 तत्वों को मिलकर सृष्टि का विकास और मानव शरीर का विकास होता है। अब अकॉर्डिंग टू योग जो ह्यूमन बॉडी बनती है वो किससे बनती है, पंच तन्मात्रा से, पंच तत्व से, त्रिशरीर से, षठ चक्र से और पंच कोश से। जैसे कि साइंस में सिस्टम्स हैं अलग अलग, वैसे ही योग में ये हम 5 सिस्टम कह सकते हैं या 5 तत्व कह सकते हैं। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले तन्मात्रा पे आते हैं। तो जो तन्मात्रा होती है ये बहुत ही सूक्ष्म तत्व है, और बहुत सरल भाषा में हम बोले
तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जो पंच तत्व होते हैं उनका सूक्ष्म भाग जो होता है वो तन्मात्रा हो जाती है। और ये जो तन्मात्रा है, इन्हीं से पंच तत्वों का जन्म होता है या उद्भव होता है। और ये जो तन्मात्राएं होती हैं ये तमस अहंकार से उत्पन्न होती हैं और पंच महाभूतों को बनाती हैं। तो इस तरह से आप देखें कि जो शब्द तन्मात्रा है ये आकाश, पंच तत्वों में आकाश जिसे हम कहते हैं उसे बनाती है, और इसका गुण क्या होता है? शब्द। उसी तरह से जब शब्द के साथ स्पर्श मिल जाता है तो दूसरा पंच तत्व कैसे बनता है? वायु। इसका गुण है स्पर्श और शब्द। अब तीसरा जब हमारा अग्नि जो है पंच तत्व, उसमें शब्द, स्पर्श और रूप, तीन गुण जब वो मिल जाते हैं, तीन तन्मात्राएं मिल जाती हैं, तो अग्नि बनती है। जल बनता है, इसमें शब्द, स्पर्श, रूप के साथ साथ रस भी मिल जाता है, चार गुण हो जाते हैं। और पांचवा जो पृथ्वी तत्व है उसमें पांचवा तत्व गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, तो ये पांच गुण हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत बनते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन बॉडी का जब डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले केवल आकाश तत्व बनता है। आकाश तत्व का आधा भाग आकाश तत्व ही रहता है और बचा हुआ जो 50% है वो बन जाता है वायु तत्व। फिर वायु तत्व का जितना भी पार्ट बना उसमें से 50% बनता है अग्नि। अग्नि में से 50% बनता है जल, और जल से 50% बनता है पृथ्वी। तो इस तरह से इनका अनुपात या रेशो ह्यूमन बॉडी में रहता है। इसके बाद आते हैं त्रिशरीर। त्रिशरीर में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन तरह के शरीर होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ये एक के अंदर एक पाए जाते हैं। अब इसमें हम स्थूल शरीर को देखें तो स्थूल शरीर वो है जो कि आप टच कर सकते हैं, जिसमें बोन्स हैं, मसल्स हैं और ब्लड है, लिम्फ है, बहुत सारे सिस्टम हैं जिनको आप ज्ञानेंद्रियों से छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। और ये जो स्थूल शरीर है ये दिखने वाला होता है कि जिसको आप आंखों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा देख सकते हैं। तो यहाँ पिक्चर में देखिए, आपको ये शायद समझ आ रहा होगा कि ये पूरा जो हमारा स्थूल शरीर है इसी के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है और इसी के अंदर कारण शरीर होता है। अब इसके बाद जो शंकराचार्य जी उन्होंने ये कहा है कि मज्जा, अस्थि, मेद, रक्त, शुक्र और त्वचा, इन 7 धातुओं से निर्मित तथा चरण, जंघा, छाती, भुजा, पीठ तथा मस्तिष्क, ये सारे अंगों से ये स्थूल शरीर का निर्माण होता है। और अभी जैसे हमने आपको बताया था कि इसकी रचना जो प्रारंभ होती है वो आकाश तत्व से होती है। आकाश तत्व 2 भागों में बट जाता है, आधा तो वह जैसा है वैसा ही रहता है, बचा हुआ आधा भाग वायु में मिला देते हैं। फिर ये जो भाग बनता है इसमें फिर आधा भाग होता है वो अग्नि तत्व से मिलकर तेज या प्राण के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसका आधा भाग जल से मिलकर तरल बनता है, जिससे कि लिम्फ, ब्लड, सारे जो लिक्विड बॉडी के चीजें हैं वो बनती हैं। और इस जल वाले भाग के आधे भाग में पृथ्वी तत्व यानी स्थूल शरीर का निर्माण होता है। अब ये इन तीनों शरीरों को हम कैसे समझ सकते हैं कि देखिए, ये जो वस्त्र है ये स्थूल शरीर है, ठीक है, और वो जिस धागे से बना है, वस्त्र कैसे बना होगा? धागे, बहुत सारे बारीक धागे हैं जो आपस में मिलके बुनाई की जाती है। तो ये धागे क्या है? सूक्ष्म शरीर है। और वो जो धागे जिस कॉटन से बने हैं, रुई से बने हैं, वो कारण शरीर है। तो अगर एक सहज भाषा में हम तीनों शरीरों को समझना चाहें तो ये जो कॉटन है ये कारण शरीर है, इनसे मिलके जो धागे बनते हैं ये सूक्ष्म शरीर है, और इन धागों को बुनाई करके जो वस्त्र बनता है वो स्थूल शरीर है। और इसमें
बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं हैं। ये 18 पदार्थ हैं और इसमें रूप, रस, गंध ये सारी चीजें भी हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश ये 5 तत्व हैं और जो स्थूल रूप शरीर होता है वही हमारी दृष्टि में दिखाई देता है। उसी को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। सूक्ष्म और कारण शरीर जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। अब हम आते हैं पंचकोश पर। पंचकोश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है क्योंकि प्रेजेंट में साइंस पंचकोश पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है और पंचकोश के द्वारा कोशिश ये की जा रही है कि व्यक्ति को शरीर में बीमारी आने के पहले ही उसका पता लगा लिया जाए और उसका निवारण कर दिया जाए, जिससे कि शरीर बीमार होने से पहले ही ठीक हो जाए। तो ये जो पंचकोश हैं, जैसे कि आप बिल्कुल नाम से समझ रहे होंगे कि 5 कोश हैं। कोश मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई खजाना है ना, या कोई सैक है। तो ये जो 5 कोश होते हैं कि ये जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये एक के अंदर एक रहते हैं। ये बड़ा शेप सेम रहता है, सिर्फ उसके साइज जो हैं वो छोटे होते जाते हैं। तो आप देखिए ये सबसे ऊपर रेड कलर में पहला कोश है, फिर येलो में दूसरा, ब्लू में तीसरा, ये वायलेट में चौथा और ग्रीन में 5वां। तो इस तरह के ये कोश एक के अंदर एक रहते हैं। सबसे ऊपरी जो कोश होता है वो अन्नमय कोश कहलाता है। दूसरा कोश जो होता है ये प्राणमय कोश कहलाता है। तीसरा कोश जो होता है ये मनोमय कोश कहलाता है। चौथा विज्ञानमय और 5वां आनंदमय। तो यहाँ पर जो मानव है उसका अस्तित्व 2 भागों में रहता है, एक तो उसका शरीर और दूसरी चेतना। तो ये जो शरीर है अकॉर्डिंग टू योग ये 5 तत्वों से मिलके बना है और जब तक इन 5 तत्वों में समन्वय रहता है, संतुलन रहता है, तब तक व्यक्ति की चेतना भी उच्च स्तर पर रहती है, अधिक समर्थवान रहती है। आप देखिए जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और उसके बीमार कब होता है, जैसे ये बोला गया कि ये 5 तत्वों में से कोई भी तत्व यदि इनका बैलेंस गड़बड़ हो रहा है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो जब वो बीमार होता है तो उसकी चेतना भी शक्तिहीन हो जाती है, क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो ऐसा माना गया है कि मनुष्य की जो आत्मा है वो 5 आवरण में लिपटी हुई है और ये दिव्य कोश है और सबसे आखिरी जो आनंदमय कोश है वहां पर आत्मा की प्रेजेंस मानी गई है। तो अन्नमय कोश कौन सा हो गया? अन्नमय कोश को हम स्थूल शरीर भी बोल सकते हैं। इसे अन्नमय कोश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के रस में, जिसमें पृथ्वी से अनाज हो रहे हैं, फल हो रहे हैं, सब्जी हो रहे हैं, तो ये इससे ही पोषित होता है, इसी से इसका निर्माण होता है, इसी से ये पुष्ट होता है, इसी से इसका स्वास्थ्य रहता है। तो चूंकि ये अन्न से उत्पन्न होता है और आखिरी में उसी धरती में मिल जाता है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहा जाता है। तो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? अन्नमय कोश में दिखाई देती हैं, जितनी भी बीमारियों के सिम्टम होते हैं। अब पृथ्वी लोक पे जितने भी प्राणी हैं वे सब अन्न से ही उत्पन्न हुए हैं और अन्न से ही उसका शरीर बना है, अन्न से ही उसके शरीर का पालन पोषण होता है, अन्न से ही वो जीते हैं। और यही कोर्स हम कर रहे हैं कि वो अन्न कैसा होना चाहिए। तो अंत में वो इसी पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं। तो ये पूरा उनका पृथ्वी पर आना, फिर अन्न से उनकी यात्रा, अंत तक की जो यात्रा है, जितनी भी अनवरत लंबी चलती है, उस पूरी यात्रा में उनके इस कोश पर अन्न का विशेष प्रभाव रहता है। और ये कोश वो जो भी अन्न यूज करता है वो उससे इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। तो इसीलिए योग में कि कैसा अनाज खाएं जिससे उसका अन्नमय कोश, उसका स्थूल शरीर स्वस्थ रहे और तेजवान रहे, इस पर बहुत अधिक प्रकाश डाला गया है। अब दूसरा कोश होता है प्राणमय कोश। अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश।
ये जो प्राणमय कोश होता है, ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी एनर्जी है, ऊर्जाएं हैं, वो सब इस प्राणमय कोश में आती हैं। तो योग में ये बोला गया है कि मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं और ये पूरी 72,000 नाड़ियों से ऊर्जा बहती है। तो ये जो 72,000 नाड़ियां हैं, ये सारी की सारी प्राणमय कोश के अंतर्गत आती हैं। और ये जो अनाज जो अन्नमय कोश द्वारा लिया जाता है, जिससे अन्नमय कोश पोषित हो रहा है, तो वो अनाज से जरूर पोषित हो रहा है, भोजन से जरूर पोषित हो रहा है, लेकिन वो भोजन से पोषित कब होता है? जब वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। तो अन्नमय कोश जो है वो प्राणमय कोश से जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, वॉइस सभी को क्लियर नहीं आ रही है क्या? ओके, थैंक यू ऋचा जी। प्लीज आप देखिए, जिनको क्लियर नहीं आ रही शायद आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम होगी। तो प्राणमय कोश क्या है? जहां पर पूरी 72,000 नाड़ियां हैं और चूंकि ये प्राण से रिलेटेड है, तो ये इसमें जो प्राणायाम से रिलेटेड चीजें होती हैं वो बहुत असर करती हैं। किसी भी भोजन की जो एरोमा होती है, खुशबू होती है, वो इस कोश को इफेक्टेड करती है। आप लोगों ने फील किया होगा कि कई बार आपके सामने कोई डिश आती है, अभी आपने टेस्ट नहीं की, लेकिन उसकी जो एक एरोमा खुशबू होती है, उससे ही आपका मन बहुत खुश हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो डिश बहुत सुंदर है, हो सकता है खाने में बहुत टेस्टी हो, लेकिन उसकी एरोमा आपको अच्छी नहीं लगती। तो ये जो खुशबू से प्रभावित होने वाला कोश कौन सा होता है? प्राणमय कोश। फिर इसके बाद ये इस तरह से प्राणमय कोश में पंच प्राण पाए जाते हैं। ये 5 प्राण कौन से हैं? प्राण, उदान, व्यान, सपान और अपान। तो ये जो पंच मुख्य प्राण हैं, ये जो प्राण हैं, ये शरीर में वास करते हैं और जितनी भी फिजियोलॉजी है बॉडी की, वो इन प्राणों के द्वारा होती है। तो देखिए, ये जो प्राण है ये चेस्ट वाले रीजन में पाए जाते हैं। जो ये ग्रीन लाइन दिख रही है ना, ये पूरा चेस्ट, डायफ्राम से शोल्डर तक। अपान है, ये पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। इन दोनों के बीच में नेवल में समान पाए जाते हैं। और उदान प्राण जो है वो गले और उसके ऊपर पाए जाते हैं। और व्यान प्राण लगभग पूरी बॉडी में फैले होते हैं। तो इस तरह से ये पंच प्राण होते हैं। और ये पंच प्राण की अपनी अलग अलग फिजियोलॉजी होती है। जैसे अपान प्राण है, तो मान लीजिए जो यूरिनेशन ह्यूमन बॉडी से होता है, या जो एक्सक्रीटरी सिस्टम उसका काम करता है और मॉर्निंग में पूरा उसका जो वेस्ट होता है वो उसके बॉडी से बाहर करता है, या मान लीजिए डिलीवरी के समय जो बेबी है वो शरीर से बाहर आता है, तो ये सब काम कौन करता है? अपान प्राण करते हैं। यदि अपान प्राण ना हो तो यूरिनेशन या मॉर्निंग में फ्रेश होना, ये सारी चीजें पॉसिबल ना हो। इसी तरह से जो समान प्राण है, ये क्या डाइजेशन से रिलेटेड सारी चीजें फिजियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। प्राण जो है ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, 2 सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। उदान प्राण जो होते हैं ये जो गले के ऊपर ब्रेन तक जितना भी हिस्सा है उसमें सारे न्यूरॉन्स उदान से रिलेटेड होते हैं। पलकों का झपकना, आपके भोजन को चबाना, उसमें सलाइवा बनना, भोजन का अंदर निगलना। और व्यान प्राण पेरिफेरल रहते हैं, तो वो पूरे शरीर के जो हाथ पैरों में मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अब ये जो पंच प्राण होते हैं, तो इनके अपने काम क्या होते हैं? देखिए, प्राण का जैसे आपको पता है कि ब्रीदिंग से रिलेटेड है। अपान प्राण जो है ये रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। समान प्राण जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। उदान प्राण जो है ये पूरी बॉडी को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है और ये स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्यान जो है ये हार्ट को, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, जो कि पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं ये 2 सिस्टम, इनको कंट्रोल करता है। अब इनके 5 उप प्राण भी होते हैं।
तो ये उपप्राण क्या होते हैं? नाग, कूर्मा, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 होते हैं। तो नाग काम का क्या होता है कि जो भी हमको हिचकी आती है या ब्लॉटिंग होती है या स्नीजिंग होती है, ये सारे काम नाग के हैं। कूर्मा क्या करता है? ये हमारे आंखों के अंदर जो मॉइस्चर रहता है, जो आंखों की पलकें झपकती हैं, वो सारे काम कूर्मा होते हैं। कृकल जो होता है ये गले से रिलेटेड होता है, इसमें प्यास, भूख और जवाई आना, ये सारी चीजें रहती हैं। एक मिनट रुकिएगा। देवदत्त जो होता है ये ब्रेन से रिलेटेड होता है, स्लीपिंग, नींद और कंसंट्रेशन पर, ये इसका कंट्रोल होता है। और जो धनंजय प्राण होता है, ये एकमात्र प्राण ऐसा होता है जो जब ह्यूमन बॉडी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी ये 9 प्राण तो पूरे निकल जाते हैं, 5 मैन प्राण और 4 उप प्राण, लेकिन ये धनंजय जो प्राण होता है ये शरीर में मरने के बाद भी स्थित रहता है। और इसका काम होता है कि डेथ के बाद जो बॉडी फूलती है, उसमें गैसेस बनती हैं, उनका जो धीरे धीरे जो बॉडी है वो गलती है, वो सारे काम धनंजय प्राण के होते हैं। इसके बाद आता मनोमय कोश। पहला था अन्नमय, दूसरा था प्राणमय, अब तीसरा है मनोमय। तो जो मनोमय कोश होता है ये इसका जितनी भी इसे एक शारीरिक आत्मा भी कहा जाता है, और इसमें मनोमय कोश में जितनी भी मन से रिलेटेड चीजें होती हैं, आपके विचार, आपके थॉट, आपके निर्णय, आपके कॉन्शियस, आपके सबकॉन्शियस, सारी चीजें इससे ही चलती हैं। और मनोमय कोश जो है वो एनर्जी और विज्ञानमय कोश, बुद्धि के बीच का लिंक होता है। तो जितने भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का नाम सभी ने सुना है क्या? सभी परिचित हैं इस टर्म से? ओके, ठीक है। तो जितने भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो सबका रूट कॉज कहाँ होता है? मनोमय कोश में। और इसीलिए जो मनोमय कोश पर अभी बहुत अधिक काम चल रहा है, जैसे ऐसा बेंगलोर वगैरह में पूरा फुल फ्लैश डॉक्टर्स मनोमय कोश पर ही काम कर रहे हैं कि अगर हम उस रूट कॉज को ही खत्म कर दें तो वो बीमारी अन्नमय कोश में नहीं आएगी, क्योंकि उसके सीड्स मनोमय कोश में पड़े रहते हैं। और जैसे ही वो सीड्स को ऐसा फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो क्या होता है कि वो अन्नमय कोश पर उभर आते हैं, उसके सिम्टम्स आ जाते हैं, और उन सिम्टम्स को देख के डॉक्टर और आप तय करते हैं कि कौन सी डिजीज हो गई है। तो मनोमय कोश एक बहुत इंपॉर्टेंट कोश है। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब जहां पर विशेष ज्ञान रहता है, और विशेष ज्ञान से मतलब कि जो ये बोध करा दे कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, आपका जो भी नाम है वो सिर्फ एक शरीर का नाम है, आत्मा का कोई नाम नहीं है। आपके आने का उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप किस लक्ष्य को लेकर यहाँ आए हैं, इन सारी चीजों का बोध आपको विज्ञानमय कोश में होता है। और अंत में होता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश वो होता है, जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं कि यहाँ सिर्फ आनंद रहता है। तो आनंद, शांति, स्थिरता, निश्चिंतता, सुरक्षा, ये सारी स्थितियां इस आनंदमय कोश में होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब साधक यहाँ पहुंच जाता है तो वो जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और यहाँ सिर्फ आनंद की अनुभूति रहती है, वो स्थित प्रज्ञ स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से ये 5 कोश हैं। बस अब ये लास्ट बचा है षट चक्र। अगर थोड़ा सा शायद हैवी हो रहा होगा जो योग से रिलेटेड नहीं है, तो आप थोड़ा 2-3 बार ये टर्म पढ़ेंगे ना तो आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाएंगे। षट चक्र क्यों इम्पोर्टेंट है? इनको साइकिक सेंटर भी कहते हैं। तो ये जो षट चक्र हैं ये एक्चुअली अभी हमने प्राणमय कोश में पढ़ा था कि बॉडी में 72,000 नाड़ियों से एनर्जी फ्लो करती है। जैसे ब्लड आपके पूरे शरीर में बहता है और बहुत छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी से आपके बॉडी के हर एक सेल तक वो ब्लड पहुंचता है। कोई भी सेल ऐसी नहीं रहती कि जहां तक वो ब्लड कैपिलरीज ना पहुंचे और ब्लड ना पहुंचे। ऐसे ही नाड़ियां होती हैं।
कि हर एक सेल तक वो हर एक छोटी से छोटी जगह तक वो नाड़ियां पहुंचती हैं और एनर्जी उन्हीं के थ्रू पहुंचती है। तो ह्यूमन बॉडी में ये जो एनर्जी कई जगह एक भंवर जैसे स्ट्रक्चर बनाती हैं, वर्लपूल बनाती हैं, और इसे ही चक्र कहते हैं या इसको प्लेक्सस भी कहते हैं। और इसका अर्थ ये है कि वहां पर एक भंवर जैसे एनर्जी का घूमता हुआ चक्रवात है और वहां पर एनर्जी विशेष रूप से शक्तिशाली तरंगों के रूप में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मोस्टली इन्हें षट चक्रों के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये होते 7 हैं। तो सबसे निचला कौन सा चक्र होता है? मूलाधार चक्र। और ये सारे चक्र स्पाइन पर होते हैं। तो सबसे निचला होता है मूलाधार, उसके ऊपर स्वादिष्ठान, नाभि के पास मणिपुर, हृदय के पास अनाहत, गले में विशुद्धि और आज्ञा चक्र, दोनों आईब्रोज के बीच में जहां हम बिंदी या तिलक लगाते हैं, और जो तालु स्थान या क्राउन हेड होता है वहां पर होता है सहस्त्रार चक्र। तो इस तरह से ये चक्रों की बताई गई है डेफिनेशन। और ये जो चक्र क्या है, ये ऊर्जा के प्रवाह है, यानी ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक सभी तरह की ऊर्जा के फ्लो को मैनेज करने में मदद करते हैं। और ये जो 7 चक्र हैं, ये जो ह्यूमन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उस पर ये स्थित है ऐसा माना जाता है। और ये चक्र नर्व से जुड़े हुए हैं। अब ये जो चक्र होते हैं ना, इन चक्रों का जो अगर हम डायग्राम देखें तो वो कमल के रूप में दिखाया जाता है। हमारे जैन दर्शन में भी एक कमल के शेप को विशेष महत्व दिया जाता है। तो इसका कारण क्या है कि मनुष्य के लिए जो आध्यात्मिक जीवन है वो 3 अवस्थाओं में पार करना रहता है उसको। एक तो अज्ञान की अवस्था, आकांक्षा एवं प्रयास की, और प्रबोधन की। तो कमल इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि जब तक वो मिट्टी के अंदर रहता है, पानी में, कीचड़ में, तब तक वो अज्ञान की अवस्था में रहता है। अब वो जैसे ही अंकुरित होने लगता है, मतलब वो उसकी ऊपर उठने की आकांक्षा का वो प्रयास कर रहा है और वो धीरे धीरे पानी की सतह से ऊपर आ जाता है। तो ये उसकी आकांक्षा और प्रयास है। और जब वो वायु और सूर्य के संपर्क में आता है और पूरी तरह से खिल जाता है, उसकी पंखुड़ियां खुल जाती हैं, तो वो उसकी प्रबोधन अवस्था है, उसकी जागृति की अवस्था है। तो जो मनुष्य की आध्यात्मिक जो यात्रा है वो भी कुछ इसी तरह की होती है। और इसी तरह वो भी अज्ञान, अविद्या, इनके दलदल में रहता है और वो अपने प्रयास से, अपनी आकांक्षा से धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अंत में कमल के समान खिलकर वो समाधि या मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए, कमल का जो होता है, ये जब तक वो कीचड़ में है तब तक अज्ञान अवस्था है उसकी, जो अविद्या, माया, इन सब से घिरी हुई है। ऊपर जो आता है वो अपनी आकांक्षा और प्रयास के बल पर वो ऊपर आता है। और जब ये पूरा ब्लॉसम हो जाता है तो वहां पर उसकी प्रबोधना या उसकी उच्च स्थिति की, चेतना की उच्च स्थिति में वो आ जाता है। अब ये जैसे अभी आपको बताया था कि ये जो चक्र हैं ये ह्यूमन बैकबोन पर होते हैं। तो ये ह्यूमन बैकबोन बनी हुई है पूरी। तो इसमें विशुद्धि चक्र से शुरू होता है। ये जो सर्वाइकल होता है, यहाँ पर विशुद्धि चक्र होते हैं, 7 सर्वाइकल है, इनमें विशुद्धि चक्र होता है। फिर उसके बाद ये जो थोरेसिक रीजन होता है, जो चेस्ट के जस्ट पीछे होते हैं, ये 12 होते हैं। और यहाँ पर होता है अनाहत चक्र। फिर ये जो लंबर है ये 5 होते हैं, नाभि के जस्ट पीछे होते हैं, यहाँ पर होता है मणिपुरी। और जहाँ पर ये लंबर और सैक्रल मिलते हैं, यहाँ पर होता है स्वादिष्ठान। और ये जो टेल बोन की टिप होती है, यहाँ पर होता है मूलाधार चक्र। ये सारे चक्र जो हैं ये इनके अपने पर्टिकुलर देवी होते हैं, पर्टिकुलर देवता होते हैं, एक बीज मंत्र होता है, यंत्र होता है, एक डायग्राम होता है। और वो जो आप लोग ने कई लोगों ने नाम सुना होगा कुंडलिनी शक्ति, वो भी इसी से जुड़ी हुई है। जो कि जो सबसे नीचे जो ये रेड कलर का टोपी कैप जैसे बता रहे हैं मूलाधार चक्र, इसमें रहती है सोई हुई अवस्था में।
अब ये जो चक्र हैं आपके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ये आप लोग ने पढ़ा होगा। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और ये हार्मोन का सिक्रेशन आपके बिहेवियर को, आपके थॉट्स प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। तो हार्मोन का सिक्रेशन और आपके थॉट्स दोनों पैरेलल हैं। आप देखिए, किसी दिन सुबह आप, रात में आप यदि कोई गलत थॉट के साथ सो जाते हैं, सुबह आप उठते हैं तो कोई रीजन नहीं होता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आज अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत लेथार्जिक लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। लेकिन वहीं आप अगर रात को बहुत अच्छे थॉट्स के साथ जब आप सोते हैं तो लास्ट थॉट आपका बहुत अच्छा होता है, तो सुबह आप बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील होते हैं, आज तो ये भी कर लेंगे, आज तो वो भी कर लेंगे, सारा कुछ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप बुरे थॉट के साथ सो जाते हैं, तो मान लीजिए आप 6 से 8 घंटे तक सोए, तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये सारे बैड हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं गुड हार्मोन्स और बैड हार्मोन्स दोनों के लिए, और सुबह आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब आप अच्छे थॉट्स के लिए लेके सोते हैं तो यही जो ग्लैंड्स हैं ये गुड हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। आप सब लोग ने फील किया है कि जब आप योग करते हैं 1 घंटे, कई बार बिल्कुल मन नहीं होता है, लेकिन जब आप शुरू कर देते हैं और 1 घंटे कर लेते हैं तो करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है। कितने लोगों ने फील किया? थम्स अप करके बताएं। क्यों होता है? क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो डोपामाइन को सीक्रेट करती हैं। तो डोपामाइन, ऑक्सीटोनिन, ये कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो गुड हार्मोन्स हैं, जिनको हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। तो आपके अंदर अपने आप एक वो, चूंकि वो वाले हार्मोन्स आपकी बॉडी में इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप एक प्रसन्नता की तरफ, या आपके अंदर हैप्पीनेस आ जाएगी। तो चूंकि ये जो ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स की पोजीशन और अभी हमने जो षट चक्र पढ़े हैं, दोनों की पोजीशन ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल सेम है। जैसे हमने नाभि के पास मणिपुर चक्र पढ़ा, नाभि के पास ही एड्रिनल ग्लैंड है, नाभि के पास ही पैनक्रियाज है ना। हमने मूलाधार चक्र स्पाइन के एकदम निचले हिस्से में पढ़ा, यहीं पर टेस्टिस, ओवरी, ये ग्लैंड्स हैं। फिर हमने अनाहत चक्र, अनाहत चक्र हार्ट में देखा, हार्ट के पास कौन सी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड है। फिर हम थोड़ा ऊपर गए, विशुद्धि चक्र पर हमने देखा, कौन सा चक्र है? विशुद्धि चक्र है। यहाँ पर कौन सी ग्लैंड है? थायराइड है। थोड़ा सा और ऊपर गए तो दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहां हमने आज्ञा चक्र देखा, और वहां कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और सबसे ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है, जो हमने क्राउन हेड पर बताया, यहाँ पर पीनियल ग्लैंड भी है और आपका आरएएस सिस्टम भी है, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। तो ये सारी चीजें चूंकि एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, तो चक्रों की एनर्जी को मैनेज करके हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स के सीक्रेशन को बैलेंस कर सकते हैं या अनबैलेंस कर सकते हैं। और चक्रों की एनर्जी पर खाने का जो है वो चक्रों की एनर्जी को मैनेज करने पर बहुत अधिक इफेक्ट होता है। तो ये जब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो फिर इसका डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज हमने देखा कि यौगिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी क्या है और उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी कैसी होती है। आप लोग के अब कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकती हूँ। एक्चुअली ये स्टॉप हो नहीं रही है, थोड़ा सा 1 आध मिनट में हो जाएगी, तो आप लोग अपने आप को म्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं।
हैंड रेस करें, जिसका भी क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर दें। रिचा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, मुझे थोड़ा सा ना तन मात्रा एक बार दोबारा से समझना, जो आपने वो बताया ना, एक तो 26 तत्व जो बताए थे, वो चार्ट थोड़ा सा एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्चुअली योग के अकॉर्डिंग जो पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है, क्योंकि हर फिलॉसफी में, हर धर्म में, हर दर्शन में एक पैटर्न बताया गया है कि कैसे सृष्टि का विकास हुआ और हम जो आज जहाँ खड़े हैं वहां तक कैसे पहुंचे, और कैसे वो धीरे धीरे, जैसे पहले एम्फीबियन थे कि जो पानी में बस रहते थे, फिर कुछ ऐसे हुए कि जो पानी और धरती दोनों पर रह रहे थे, फिर रेप्टाइल्स हुए। तो ह्यूमंस जो है वो लगभग सबसे लास्ट का इवोल्यूशन है यदि हम देखें तो। ये जो योग दर्शन है ये मानता है कि ह्यूमन बॉडी 26 तत्व से मिलके बनी है, ठीक है। तो इसमें पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, महत, 5 हमारे सेंस ऑर्गन जो कि जिनको हम ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 तन्मात्राएं और 5 तत्व, तो 20 तो ये हो गए, और एक मन। तो ऐसे ये 25 तत्व जो हैं वो ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं, और 26 तत्व को योग ईश्वर मानता है कि एक ईश्वर है उसमें। तो ऐसे 26 तत्व से मिलकर ह्यूमन बॉडी का विकास हुआ है और ह्यूमन बॉडी बनी। दीदी तन मात्रा थोड़ा सा एक बार और थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, पंच तत्व सभी को मालूम है ना? आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ठीक है। जैसे अभी हमने शरीर का पढ़ा ना कि एक स्थूल शरीर होता है, उसी का सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म में क्या आएगा? प्राणमय कोश आएगा, कि जितनी भी टाइप की एनर्जी है वो सब किस में आ जाएंगी? सूक्ष्म शरीर में। तो वैसे ही ये जो पंच तत्व होते हैं, इनका जो सूक्ष्म रूप होता है उसको हम पंच तन्मात्रा कहते हैं। क्लियर हुआ है ना? अब देखिए, जैसे आकाश में शब्द भ्रमण करेंगे तो आकाश का गुण हो गया शब्द। अब वायु देखिए, वायु को आप, शब्द तो उसमें जाएंगे, लेकिन यदि वायु चलती तो आप उसके टच को फील कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें स्पर्श गुण जुड़ गया, है ना। अब अग्नि आया तो अग्नि को आप देख सकते हैं, वायु आपके लिए विजिबल नहीं है। तो वायु में आपकी कौन सी इंद्री जुड़ गई? ज्ञान इंद्री, दृष्टि जुड़ गई, आंखें जुड़ गई, तो उसमें रूप गुण आ गया। फिर पानी में देखिए एक तरलता है, रस है, तो उसमें रस जुड़ गया। पृथ्वी में आप देखिए कि जब बारिश में पहली बारिश होती है तो एक बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, गंध आती है, तो वो गंध तन्मात्रा है। तो ऐसे कोरिलेट करके देखिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये जो आज आप लोग को पढ़ाया है ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि हर जगह ये मैं यूज करूंगी कि भाई आपने ऐसा कोड कराया तो चक्र पर ये असर हुआ या पंचकोश पर ये, तो वहां पर जो योग से रिलेटेड नहीं है उनके लिए ये टर्मिनोलॉजी समझ ही नहीं आई। इसलिए आज ये लेक्चर रखा कि जिससे आप उस चीजों को समझ सके, क्योंकि यहाँ मैंने देखा काफी लोग ऐसे हैं जो योग से रिलेटेड नहीं है। जागृति जी। दीदी, जो ये पंचकोश जो बताए थे तो उसमें जो कलरिंग बताया था रेड ऑरेंज ब्लू, तो वो जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है या वाकई में उस कोश का वो कलर होता है, या फिर हमें ऑरा से भी जोड़ के देख सकते हैं क्या? मतलब नहीं, देखिए ऑरा पंचकोश से बाहर आता है, क्योंकि ऑरा जो होता है वो आपके स्थूल शरीर के बाहर रहेगा, अन्नमय कोश के बाहर। वो किसका हिस्सा रहेगा? प्राणमय कोश का, क्योंकि वो एनर्जी है, ठीक है। तो जितने भी एनर्जी लेवल पे चीजें होती हैं वो प्राणमय कोश से होती हैं, और वो जो कलर उसमें दिखाए गए थे वो सिर्फ एक आपको डिफरेंस दिखे कोशेस में, इसलिए दिखाए गए थे। लेकिन चक्रास के अपने कलर भी होते हैं। जैसे चक्रास बहुत ही डिटेल चीज होती है, उसके अपने देवी होते हैं, देवता होते हैं। जैसे मूलाधार चक्र है तो उसमें कुंडलिनी शक्ति भी होती है, फिर उसका एक पशु भी होता है, कोई ना कोई वाहन होता है,
फिर उसकी एक तन्मात्रा होती है, उसका एक तत्व होता है जो पंच तत्व में से, उसका अपना एक बीज मंत्र होता है। तो वो बहुत ही डिटेल में है, और चूंकि वो एंडोक्राइन से जुड़े हुए हैं तो उनका थेरेपी में बहुत अच्छा यूज होता है। जैसे सपोज किसी को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यदि मणिपुर चक्र पे काम करे तो धीरे धीरे उसके वहाँ के जो ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन सिक्रेशन बैलेंस होंगे, और जैसे जैसे बैलेंस होंगे वैसे वैसे उसका डाइजेशन इम्प्रूव होता जाएगा। तो वो दो काम कर सकता है कि डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एक तो वो मणिपुर चक्र को बैलेंस करे, उसकी एनर्जी को अलाइंड करे। दूसरा ये हो सकता है कि वहां पर जो समान प्राण होते हैं उनको बढ़ाए, उनको स्ट्रांग करे। तो जब समान प्राण स्ट्रांग होंगे तो जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम नेटल योग पे जाते हैं, आप लोग ने आजकल बहुत सुना होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योग किया जाता है। तो जब हम नेटल योग पे जाते हैं तो हम उनके फर्स्ट 3 मंथ जो है वो हम उनके प्राण पर काम करते हैं, उनके प्राण को स्ट्रांग बनाते हैं। फिर जब नेक्स्ट 3 मंथ आता है तो हम उनके समान प्राण पे कम करते हैं, क्योंकि यूटेरस का साइज बड़े होने के कारण स्टमक वगैरह दब जाता है, तो उनके डाइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। और लास्ट जब 9th मंथ आता है कि जब डिलीवरी होनी है, तो उस समय हम अपान प्राण पे काम करते हैं कि जिससे उनके अपान प्राण स्ट्रांग हो जाएं, क्योंकि जो बेबी बॉडी के बाहर पुश होगा वो काम अपान प्राण करते हैं। तो उनको इतना स्ट्रांग बनाते हैं, उनके लिए विशेष तरह के आसन होते हैं, मुद्राएं होती हैं, मंत्र होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं कि जिनकी हेल्प से हम ये काम करते हैं। ठीक है जागृति जी? दीदी जैसे जो ये हाँ दीदी ये तो मतलब समझ में आ गया। तो जैसे ये हम आयुर्वेदा का बेसिक मतलब उसमें आएगा, यौगिक में आएगा, तो हमारे जैनिज्म में कुछ इसका इस तरीके का रेफरेंस किसी ग्रंथ में या कहीं कुछ टच होता हुआ कहीं है, कहीं मिलता है क्या इस तरीके से? ज्ञानार्णव में मिलती हैं काफी चीजें मिलती हैं। थोड़े से नाम अलग हो सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आंख है, इंग्लिश में हम उसको आई बोलेंगे, है ना, अगर संस्कृत में गए तो चक्षु बोलेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो सकती है लेकिन चीज वही है, और वो काम भी वही करेगी। आंख देखने का ही काम करेगी, आप उसको किसी भी नाम से बुला। तो टर्मिनोलॉजी चेंज हो सकती है लेकिन चीज वही है। सेकंड जिन्होंने हैंड रेस किया प्लीज अनम्यूट करें। एक्चुअली उनका नाम पूरा नहीं दिख रहा मेरी स्क्रीन पर। मंजू दीदी, मंजू दीदी आपने हैंड रेस किया है? अरे हम नंबर लीजिए। जी हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कुंडली जागरण क्या होता है? कुंडलिनी जागरण एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है कि जो मूलाधार चक्र होता है, तो मूलाधार चक्र में जो एक शिवलिंग होता है जो कि एक धुएं के जैसे होता है, और उसमें कुंडलिनी हमेशा एक स्नैक को लेकर विजुअलाइज की गई है। कि हर धर्म में आप देखिए रेप्टाइल्स का एक अपना बहुत महत्व है। जैसे चाइनीज साइड जाए तो ड्रैगन का मिलेगा, हमारे यहाँ देखिए तो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी जो स्नैक्स हैं वो मिलेंगे। तो रेप्टाइल का अपने हर धर्म में एक विशेष महत्व है। तो वो जो कुंडलिनी है वो एक सांप के जैसे, उस वो जो शिवलिंग है उसमें ऐसे 3.5 फेरे लगा के नीचे की तरफ मुंह करके सोई रहती है। और ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये बहुत पावरफुल शक्ति होती है। तो ये रहती सभी में है लेकिन ये पैसिव होती है, एक्टिव नहीं होती है। तो इनको बहुत सारी विशेष क्रियाएं होती हैं जिनसे उनको एक्टिवेट किया जाता है, और जो योग साधक होते हैं वो उसको एक्टिवेट करते हैं। तो ये मतलब काफी मेहनत वाला काम है ये। एक्चुअली ये सब चीजें योग में ऐसा बोला जाता है कि बिना गुरु के आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बिना गुरु के करते तो वो सिर्फ सिंपल ऐसा कि यदि आपके कमरे में एक 10 वॉट की ट्यूबलाइट लगी है और आप उसमें से 100 वॉट की एनर्जी डाल दें इलेक्ट्रिक, तो वो बर्स्ट हो जाएगी। हाँ, गलत भी हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए योग में हर जगह जगह पर ये चीज बार बार इंस्ट्रक्ट की गई है कि बिना गुरु के आप उसमें आगे ना बढ़े। थैंक यू। जैसे आप लोग ने ये बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि हम तो रोज 1 घंटे योग करते लेकिन कुछ नहीं होता।
सुने हैं शब्द की नहीं सुने हैं, ये लगभग सभी ने सुना होगा। यहाँ दोष जी। योग का नहीं है, दोष है कि हम उसकी सही टेक्निक नहीं अडॉप्ट करते। यदि आप वो सही टेक्निक से एक आसन भी करें तो वो इतना इफेक्टिव होगा, क्योंकि कोई भी एक आसन आप कर रहे हैं मतलब उसका असर आपके कोई एक ना एक एंडोक्राइन पे इफेक्ट डाल रहा है, एक चक्र पे इफेक्ट डाल रहा है, एक कोश पे इफेक्ट डाल रहा है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अपन ये मिनिमम एक ले रहे हैं। किसी एक शरीर पर इफेक्ट डाल रहा है। तो ओवरऑल पूरी बॉडी एक यूनिट है, उसको आप अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे कि आज का साइंस बांट के रखता है कि आंख का डॉक्टर अलग है, किडनी का अलग है, लेकिन मान लीजिए आपके आंख में प्रॉब्लम है और आपने एक टैबलेट खाई, तो वो क्या सिर्फ आपकी आंख को टारगेट करेगी, बाकी जगह कोई इम्पैक्ट नहीं देगी? नहीं, आपका गट्स उसको एब्जॉर्ब करेगा। मैं भी यही सोचती हूँ कि बहुत दिक्कत होती है, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एक डॉक्टर को नहीं मालूम कि उसने दूसरे ने उसको हमें क्या मेडिसिन दी है, तो उसका क्या जब साइड तक इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है। योग जो है वो बॉडी को एक यूनिट मान के काम करता है। एक टारगेट एरिया एक हो सकता है उसमें, लेकिन यूनिट एक ही थैंक यू। है। जिन्होंने भी हैंड रेज किया, सॉरी आप लोग के ना नाम पूरे नहीं आ रहे हैं, इसमें वेरी वेरी सॉरी। आप पूछिए। हमारा नमा दीदी मरम नमा हाल इसी से रिलेटेड है, कुंडलिनी से, कि उस रूट चक्र नहीं, कॉसिक्स बोन, टेल बोन अगर ब्रोकन हो तो उस कंडीशन में, क्योंकि मेन तो रूट चक्र वहीं पे लोकेटेड है, तो उस पोजीशन में भी अगर वो हील अनहील्ड है, अगर वो हील नहीं हुई तो उस पोजीशन में भी कुंडलिनी जाग सकती है। देखिए, जो चक्रास हैं ये तो एनर्जी फॉर्म में है, तो किसी भी चीज के टूटने से या किसी भी चीज के बने रहने से ये इफेक्ट नहीं करते। ओके। है ना? आप एक एग्जाम्पल से समझिए, एक ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली, थोड़ी सी चली आधा किलोमीटर, और एक व्यक्ति ट्रेन से गिर गया, उसका एक पैर कट गया। एक ऐसा इमेजिन कीजिए, ठीक है? अब वो ट्रेन तो निकल गई, किसी ने देखा नहीं, ठीक है? अब वो व्यक्ति गिरा तो वो तुरंत तो बेहोश होगा नहीं, ठीक है? अब वो उसका ब्रेन देखिए कितना काम करेगा। सबसे पहले वो ये डिसाइड करेगा कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, यहाँ से आया हूँ तो स्टेशन यहाँ ज्यादा पास है, वो दूसरे में नहीं जाएगा। जिस साइड ट्रेन गई है उस साइड कभी नहीं जाएगा। अब जैसे ही वो थोड़ा सा ये डिसाइड करेगा तो फिर वो सोचेगा मैं अपना पैर भी साथ में ले लूं, आजकल ऑर्गन जुड़ने लगे हैं। तो वो अपने पैर को पकड़ के घसीटेगा, और हो सकता है कि वो 200 मीटर 500 मीटर आगे बढ़ भी जाए। और जब वो सामने से देखेगा कि कुछ लाइन मैन्स वहां काम कर रहे हैं और उनने देखा और वो भागते हुए आ रहे, कह रहे देखो देखो कोई व्यक्ति घायल हो गया है, जैसे ही वो उनको देखेगा कि ये 5-6 लोग आ रहे हैं तो वो बेहोश हो जाएगा। तो अब ये वही व्यक्ति था ना जो पिछले 200 मीटर से आगे अपने आप को लेके आ रहा था। तो जो एनर्जी होती है वो आपके विल पावर पे काम करती है, वो आपके बॉडी की स्ट्रेंथ पे नहीं करती है। एक छोटी सी स्टोरी शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, फिर भी मैं रिपीट करती हूँ कि 2 बच्चे गांव के बाहर खेल रहे थे, एक 10 साल का था, एक 5 साल का था। अचानक वो 10 साल वाला बच्चा जो है सूखे हुए कुएं में गिर गया। अब वो 5 साल वाला जो बच्चा था उसने काफी आवाज लगाई, लेकिन वहां कोई भी नहीं आया। लेकिन उसमें वो जो रस्सी होती है ना जिससे पानी भरते, वो पुरानी पड़ी हुई थी। तो वो 5 साल वाले बच्चे ने देखा कि जब कहीं भी कोई हेल्प नहीं आ रही है, तो उसने 10 साल वाले बच्चे से बोला कि तू इस रस्सी को पकड़, मैं खींचता हूँ। और उसने उस बच्चे को खींच के बाहर निकाल लिया। अब वो दोनों जब गांव आए और घर में सब लोगों को बताया तो लोग बोले अरे ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, कैसे खींच सकता है 5 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को। और वो वाकई वहां पर जब घर में उसको बोला कि इसको उठा के दिखाओ तो वो नहीं उठा पाया, जबकि कुएं से खींचने में उसने पूरा वजन उठाया। क्यों? क्योंकि वहां उसको ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये बाउंड्रीज हम बनाते हैं कि ये काम नहीं कर सकते, और फिर आप वो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये बाउंड्रीज ना हो तो आप देखिए एक वेट लिफ्टर जो होता है वो 50 किलो भी आराम से उठा लेता है, 200 किलो भी उठा लेता है, हम 5 किलो नहीं उठा पाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रेन को कैसे ट्रेंड कर रहे हैं। तो वहां पर किसी भी ऑर्गन के रहने ना रहने से कोई मतलब नहीं। आपने एक फैंटम आर्म इफेक्ट शायद सुना होगा कि जो सैनिक होते हैं
युद्ध में उनको कहीं गोली वगैरह लगने के कारण मान लीजिए हाथ काटना पड़ा और वो बहुत दिन बहुत असहनीय पीड़ा में रहते हैं, तब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए उनका कोहनी के यहाँ से हाथ काट दिया सपोज, लेकिन बार बार उनको लगता है उनकी गोली यहाँ कहीं लगी थी कलाई में, तो उनको बार बार लगता है कि यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, जबकि उनका तो ये हाथ ही नहीं है, लेकिन उनके ब्रेन ने वो कंसीव कर लिया है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो भी ऐसे ही किया जाता है कि उनके दोनों हाथ पर्दे के बाहर निकलवा के और पूरी जैसे सर्जरी की जाती है वैसी प्रोसेस की जाती है और उनके बाद उनको रिलीफ भी मिल जाता है। प्लेसिबो इफेक्ट आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि माइंड क्या कंसीव कर रहा है, आप उसको क्या कंसीव कर रहे हैं ना, उसमें क्या फीड कर रहे हैं, क्या इंड्यूस कर रहे हैं, सारी उन चीजों पे डिपेंड करता है आपका फ्यूचर। ठीक है, थैंक यू दी। वेलकम। देखिए 9 o'clock हो गए हैं, तो जो मीटिंग छोड़ना चाहे वो छोड़ सकते हैं, जिनके कोई क्वेश्चन हो तो वो रुक के पूछ लें। आई थिंक किसी के नहीं है क्वेश्चन। दीदी ये पीपीटी शेयर होंगी ना? हाँ, ये सारी होंगी, आपके जो क्लासरूम है ना उसमें सारी शेयर होंगी। रेखा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग मिलेगी ना दीदी क्लास की? हाँ, ये सारी आपको जो क्लासरूम आप लोग को लिंक दी गई है ना उसमें सारी मिलेगी। ओम अरम नमः दीदी। दीदी रेखा जी जी आपका आप कोई क्वेश्चन हाँ है? जी, हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी दीदी, जैसे आपने बताया पंचकोश और फिर ये पंच अपारण, तो इनमें रिलेशन, जैसे पंचकोश तो हमारे ये हो गए जो भी आपने बताया, अमान्य कोश, एनर्जी, ये अन्नमय प्राणमय कोश। कोश, ये सारे, और फिर उसके बाद जो ये पंच अपारण है, तो ये रिलेशन फिर षट चक्र हमारा पंचकोश के अंदर जो चक्र में बनते हैं वो सारे, तो इनमें बीच में रिलेशन कैसे, क्या मेरे को कुछ समझ देखिए जो वो पंच उप प्राण है जो आप सेट कर उपप्राण, रहे हैं, हाँ हाँ, उपप्राण, तो देखिए ये सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। वही पूछ रही हूँ है ना? कैसे क्या रिलेशन। जैसे चक्र है, मान लीजिए मणिपुर चक्र है, तो वो किस प्राण से, चूंकि नेवल के पास समान प्राण होते हैं तो वो समान प्राण से रिलेटेड होगा। जो अनाहत चक्र है वो चेस्ट के पास होता तो वो प्राण से रिलेटेड होगा। जो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र होते हैं ये चूंकि अपान प्राण से रिलेटेड है, पेल्विक रीजन में रहते हैं, तो ये अपान प्राण से रिलेटेड होंगे। तो ऐसी सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट हैं और इसीलिए योग जो है ह्यूमन बॉडी को पूरा एक यूनिट मान के चलता है। तो ये जो पंच उप प्राण है वो हमारे जो 5 कोश का जो सेकंड नंबर का था, प्राणमय कोश, उसी से रिलेटेड हो गया ये सारा सब, उसी कोश से उप प्राण और फिर उसी से षट चक्र। हाँ। तो मेन हमारा ये प्राणमय कोश जो है, दो वो कोश जो होते हैं ना, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये मेन मनोमय कोश सेकंड और थर्ड जी। ओके, ठीक है, थैंक यू दीदी। ओम अरम नमः दीदी। मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली दीदी थोड़ा सा सिलेबस को लेके मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप लेक्चर लेंगे तो आप टॉपिक पहले सिलेबस टॉपिक्स इस यूनिट से है मे बी आप बताते होंगे बट मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप अगर वो थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे देन अच्छा होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लीज जब क्वेश्चन करें तो वीडियो ऑन करके करें, क्योंकि ऑफ वीडियो में कन्वर्सेशन अच्छा नहीं होता है। ठीक है। सेकंड ये है कि जो चैप्टर ये मैं आपको शुरू करने के पहले ही बता चुकी थी कि ये योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन पर है जी। ये। और चूंकि आज का जो है ये भी मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बताया कि ये आपके किसी यूनिट में है नहीं, लेकिन हम जब भी फूड की बात करेंगे तो ये टर्म्स आएंगी बार बार। तो जो योग को पढ़े हुए नहीं हैं उनके लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने आज का ये लेक्चर इंक्लूड किया है ना। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन जब भी हम जैसे हम सात्विक तामसिक या राजसिक फूड की बात करेंगे तो फिर हम उसमें बार बार यूज करेंगे कि ये किस चक्र पे इफेक्ट डाल रहा है, किस कोश पे इफेक्ट डाल रहा है, किस शरीर पे इफेक्ट डाल रहा है, तो वो आप समझ सकें सभी, इसलिए ये आज लिया गया।
ठीक है। दीदी मिस हो गया था। थैंक यू। जी संगीता जी। दीदी इसमें जो यूनिट है योग में आहार और पोषण की अवधारणा, इसी से संबंधित पूरा हाँ, पढ़ाया ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे योग ग्रंथों के अनुसार यौगिक आहार की परिभाषा और वर्गीकरण, गैरंड संहिता, हठ हाँ प्रतिपिका बिल्कुल यही है, और जी ना यही दीदी यूनिट वही। अभी हम ले रहे हैं, है ना। अभी यही यूनिट ले रहे हैं। तो एक पहले हम जनरल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं योग की, फिर उसके बाद आपके ये जो 4-5 यहाँ पर पॉइंट्स हैं, इनको भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है। और किसी के कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए, तो आज हम यहाँ पर आज की क्लास को विराम दे